नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी और सारे दर्शकों का। जैसा कि केवटी विधानसभा क्षेत्र आज से नहीं सदियों से हॉट सीट रहा भी है और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि यहाँ से जो जीते हुए विधायक थे डॉक्टर फराज फातमी, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये सीट खाली जा रही थी। आपके लिए भी कयास लगाया ये जा रहा था कि आप भी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेकर आ रहे हैं और चुनाव लड़ने का यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन खबर ये आई है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मैं समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और किसी भी कार्यकर्ता को उम्मीदवारी देना उसका मौलिक अधिकार है और हमने भी यहाँ के लिए उम्मीदवारी दी। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो फैसला है, वो फैसला सर्वमान्य फैसला है। मैं पूरी निष्ठा से, जो उनका आदेश है, जो उनके द्वारा प्रत्याशी हमारे आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम उनके साथ हैं। और जहाँ तक आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का सवाल है, तो हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं और हमेशा उनके सानिध्य में हमने राजनीति को सीखा है बहुत करीबी से। और जो उनका मार्गदर्शन रहा है, हमेशा हमने दरभंगा में उसका अक्षरशः पालन किया है। और जब वे खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए हमको जो भी कुर्बानी और जो भी त्याग देना पड़ेगा मैं दूंगा और पूरी निष्ठा से। चूँकि आज पूरा बिहार बदलाव की देखना चाहता है। जो बिहार में कोरोना महामारी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, आपने देखा, जो पूरे बिहार में लग रहा था जो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सरकार अपने अपने आवास में कैद हो गया था। गरीब गुरबा मजदूर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जितने भी प्रवासी मजदूर गए, जो डेली मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी मजदूरी बंद हो गई। रात में बिना कोई कार्य योजना का प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। समय नहीं मिला लोगों को। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2015 के बाद और 2017 तक सरकार नाम की चीज़ थी बिहार में? बिहार में आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और सरकार जब से नीतीश कुमार जी आया, पहले ये लोग कहा करते थे जो लालू यादव का राज जंगल राज है। आप अगर सही आकलन कीजिए आपराधिक घटना का, तो नीतीश कुमार के राज में आपको आपराधिक आंकड़ा काफ़ी बढ़ा है। लूट, अपहरण, हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और आज आम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए ये तो आपराधिक घटना का। पहले आइए जनता के मूल सवाल पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। हमने कोरोना से शुरू किया था। जनता के मूल सवाल पे जाने से पहले आपराधिक घटना की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस असेंबली में लगभग हर चौथा पाँचवा आरोपी है, उनको जब पार्टी टिकट देती है, तो वैसे में जनता का रुख क्या होना चाहिए? जनता स्वतंत्र है निर्णय करने के लिए। जो आपराधिक छवि के लोग आ रहे हैं, और इस बार तो चुनाव आयोग का भी स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनके बारे में पहले हर दल को सूचना देनी है कि आप कितने आपराधिक लोगों को टिकट दे रहे हैं, वो आम करना है। और उसके लिए एक फॉर्म भी है जो भर के देना पड़ता है, जो हम पर क्या क्या मुकदमा है और कौन कौन मुकदमा हम पर चल रहा है। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है और लोग देख रहे हैं। और जो जनता निश्चित रूप से महान है, उसका जो निर्णय है वो सब मानते हैं। और जो लोग आएंगे, जनता का चुनाव जो होगा वो
असली नेता का ही चुनाव जनता करती है, इसलिए ये सब तो मने हो रहा है। सिद्दीकी साहब अलीनगर से सिटिंग विधायक थे, तो क्यों अपना क्षेत्र छोड़ के केवटी आना पड़ रहा है उनको? देखिए, काम शीर्ष नेतृत्व का है और नेता के द्वारा सभी पहलू को देख करके फैसला लिया जाता है कि कहाँ किनको हमको लड़ाना है। तो जो नेता का निर्णय है, जो आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब केवटी से ही से चुनाव लड़े, तो नेतृत्व का फैसला है और उस फैसला को हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, मजबूती से सिर्फ केवटी में ही नहीं, 10 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, संगठन का एक एक व्यक्ति नीतीश कुमार की सरकार को बदलने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी केवटी विधानसभा क्षेत्र में, खास करके आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि ये ट्रेंड बना हुआ है कि बाहरी कबूल नहीं है। उस जनता को आप कैसे समझाइएगा? देखिए, हर व्यक्ति के लिए ये लागू नहीं होता है और जो यहाँ से माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ने आ रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का व्यक्तित्व किसी क्षेत्र की सीमा में कैद होने वाला व्यक्तित्व नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पूरे बिहार के नेता हैं और वो न किसी क्षेत्र की सीमा में है, न किसी जात की सीमा में है, न किसी मजहब की सीमा में है। उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन इतना बेदाग है और उनका व्यक्तित्व इतना महान है जो किसी क्षेत्र और जात की सीमा में उनको कैद नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि अब देख सकते हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र में ही देख लीजिए आप, वीआईपी को टिकट मिला है एनडीए की तरफ से, और जो अन्य दल हैं, छोटी छोटी पार्टी मिलकर जो दल तैयार किए हैं, जैसे पीडीए हुआ पप्पू यादव, और जैसे क्या कहते हैं यूडीएसएफ हुआ असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और भी कई ऐसे हैं, तो वो कितना प्रभावशाली होंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में किसी का कोई प्रभाव नहीं है। ये लोग अगहन की दुकानदारी है, जब चुनाव आता है तब ये लोग दुकानदारी शुरू करते हैं। इस तरह के गठबंधन का कोई यहाँ की जनता पर कोई प्रभाव असर नहीं है। वीआईपी पार्टी तो कोई पार्टी ही नहीं है। इस पार्टी का कब जन्म हुआ, कब ये पार्टी कहाँ से आई और कैसे लोगों के हाथ में है, सारे लोग जान रहे हैं। जब पार्टी नहीं थी तो आपके नेता 3 सीट दिए थे लोकसभा में, इसीलिए ना उनकी परीक्षा हुई। ये कोई दल नहीं है, इसीलिए उनको इस महागठबंधन से किनारा किया गया है। मुकेश किनारा करने की पहले से हाँ तैयारी थी। तैयारी थी। मुकेश सहनी जी जो इस पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका इस समाज में क्या योगदान है? कब राजनीति किए? आज तक एक वार्ड का मेंबर भी नहीं बने और वो पार्टी बना लिए। तो उनका समाज में क्या योगदान है? जिस समाज की वो बात कर रहे हैं उस समाज में उन्होंने कौन सा काम कर दिया है? ये तो लोकतंत्र है, लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कोई व्यक्ति हो जो सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो, जो वसूल हो। बिना वसूल का, बिना सिद्धांत का न विचारधारा है, न नेता है, न नेता के पास नीति है, न उसका नियत है, ऐसे लोग पार्टी बना रहे हैं। वो पार्टी सिर्फ पानी का बुलबुला है, समय आता है और वो समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये निर्णय लिया है, यानी वादा भी किया है लोगों से कि अगर मुख्यमंत्री हम बनते हैं तो पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। विपक्ष इसको कह रहे हैं कि एक चुनावी जुमला है, इसको आप किस प्रकार से? नहीं, चुनावी जुमला नहीं है, यही तो हम कह रहे थे। जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है इस राज्य में, जो प्रवासी मजदूर थे, वो प्रवासी मजदूरों ने क्या दुख झेला है बिहार से बाहर, और नीतीश जी का सारा दावा खोखला हो गया। जो आज प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और इसलिए हमारे नेता जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो बेरोजगार की नौकरी की बात हो रही है और जो पहली कैबिनेट की बैठक में जो वो कह रहे हैं, इस चीज़ को पूरे मुस्तैदी के साथ हम कह सकते हैं कि इसको पूरा किया जाएगा। और जो कमिटमेंट आज 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो रही है, आपको जो फॉर्म भरेंगे उसमें अब कोई भी पैसा बेरोजगार को नहीं देना पड़ेगा। सेंटर पे जाने का भी चार्ज नहीं। जब सारा खर्चा सरकार वहन करेगी,
और बेरोजगारों से फॉर्म के नाम पर बड़ी कमाई हो रही थी इस राज्य में, और हमारे नेता ने समझा है इसको। खैर, समय आने के बाद जितनी प्रमुखता से हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उतनी ही प्रमुखता से हम इस सवाल को उठाएंगे। और तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप जो जिस प्रकार से एक ये बेरोजगारों का ही सवाल है, और हमारे नेता ने कहा है कि जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ कृषि आधारित उद्योग नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण का यहाँ उद्योग नहीं है। मिथिलांचल जो कभी उद्योग के नाम से जाना जाता था, आप याद कीजिए, यहाँ 4-4 फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग था यहाँ। सकरी में चीनी मिल, रैयाम में चीनी मिल, लोहट में चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, बल्हा, तमाम उद्योग बंद हो गया। और नीतीश कुमार जी ने सारे उद्योग को औने पौने दाम पर उसके स्क्रैप को भी बेच डाला। तो बंद तो उसी समय हुआ था ना? बंद हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो उसको बेच दिया, पूरा स्क्रैप कटवा के बेचवा दिया औने पौने दाम पर बिचौलिया के द्वारा। पूरा अस्तित्व ही समाप्त नीतीश कुमार ने कर दिया। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का कमिटमेंट है, जो उद्योग समाप्त हो गया है, उद्योग हम लगवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। धन्यवाद। सरकारी संस्थान से BCA तथा BBA करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सूचना। जी हां, जो छात्र CM कॉलेज दरभंगा में BCA तथा BBA में एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन के लिए आवेदन तिथि निकाली जा चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तिथि 22 सितंबर से 19 अक्टूबर 2020 तक है। 28 अक्टूबर को लिखित टेस्ट लिया जाएगा तथा 1 नवंबर को वाइवा लिया जाएगा। 12 नवंबर को कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा। 23 नवंबर से 28 नवंबर तक नामांकन लिया जाएगा। 3 दिसंबर 2020 से 10:30 बजे सुबह से वर्ग संचालन होगा। BCA में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। वहीं BBA में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कुल सीटें BBA तथा BCA में 60-60 हैं।